नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। वीडियो को लाइक कमेंट करें एवं शेयर जरूर करें आयुर्वेद ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ और आप ट्यून कर चुके आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो मैं होस्ट रविकांत आपसे मुखातिब हूँ शरीरोपकर्मणि शारीर के बारे में, सेकंड के बारे में, क्योंकि हमने पार्ट अभी फर्स्ट पूरा कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं पार्ट सेकंड की, कहाँ से हमको पढ़ना था। तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली थी, तो शरीर क्रिया की दृष्टि से ये सब पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब बात करते हैं आगे, तो कहाँ से पढ़ना है। तो आपने ये सब दोबारा पढ़ा होगा, आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। वीडियो पूरा नहीं देखा है तो वीडियो पूरा देखिएगा वो वाला, उसके बाद इस पर आइएगा, जिससे कि आपको संपूर्ण ज्ञान हो सके। अब हम बात करते हैं शारीर शास्त्र के विभाग के बारे में। तो हमको यहाँ से पढ़ाना है आज शारीर शास्त्र के विभाग। तो अब देखिएगा क्या है शारीर शास्त्र के विभाग कि आयुर्वेद संहिताओं में अध्ययन की दृष्टि से शरीर विषय का शारीर नामक प्रकरण में पृथक पृथक वर्णन किया गया आत्रेय और धन्वंतरी संप्रदाय के दो प्रमुख ग्रंथ चरक और सुश्रुत हैं। अब बात करते हैं आचार सुश्रुत के मतानुसार। तो सुश्रुत संहिता के इस विषय की विशेष वैज्ञानिक ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता के शरीर स्थान में शरीर रचना, क्रिया, भ्रूण विज्ञान और प्रसूति तंत्र का भी वर्णन किया गया है। अतः शरीर के अध्ययनार्थ इस स्थान को 10 अध्यायों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है। अब चलिए इसमें एक आगे पढ़ते हैं। तो क्या है, सर्वभूत चिंताना शरीरम। प्रथम अध्याय में इस चराचर विश्व के सभी पदार्थों की उत्पत्ति का विशेष वर्णन किया गया है। दूसरा क्या है, पहला तो हो गया, दूसरा क्या है, शुक्र शोणित शुद्ध शारीरम। शुक्र शोणित शुद्ध शारीरम, शुक्र शोणित के संयोग से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। अतः इस अध्याय में शुद्ध शुक्र शोणित के स्वरूप का वर्णन, दोष एवं उनके निराकरण तथा गर्भाधान क्रिया का वर्णन किया गया। तीसरा क्या है, गर्भावक्रांति शारीरम। शुक्र शोणित संयोग के पश्चात उनकी 9 माह तक जो मासानुमासिक वृद्धि होती है उसका अध्याय का वर्णन किया गया है। तो इसी प्रकार ये चैप्टर्स हैं। अब देखिए आगे और देखते हैं। तो चौथा क्या है, गर्भ व्याकरण शारीरम। इस अध्याय में गर्भ के अंगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो पांचवा क्या है, संख्या व्याकरण शारीरम। इस अध्याय में गर्भ के अंग प्रत्यंग की संख्या का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में षडंग शारीर का भी विस्तार से वर्णन हुआ है। अब बात करते हैं आगे। तो आगे देखिएगा मर्म निर्देश शारीरम। तो मर्म निर्देश शारीरम क्या है, इस अध्याय में 107 मर्मों का विस्तार से वर्णन किया है। आप मर्म शारीर को अच्छी से पढ़ेंगे। ये जितना भी सब चीज़ें हैं आप बहुत कुछ इसमें ही पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। सातवां क्या है, सिरा वर्णन और विभक्ति शारीरम। इस अध्याय में सिराओं का विस्तार से वर्णन किया गया, साथ ही अवेद्य शिराओं का विवरण किया गया है। तो आगे देखिएगा, सिराव्यद विधि शारीरम। जिन रोगों और रोगियों के रक्त मोक्षण की आवश्यकता होती है उन सभी का एवं सिरावेदन विधि से इस अध्याय में वर्णन किया गया है। अब देखिए नौवां, धमनी व्याकरण शारीरम। इस अध्याय में धमनी उद्गम संख्या एवं रचना का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब देखिएगा 10वां हम देखते हैं, गर्भणी व्याकरण शारीरम। गर्भणी के आहार विहार एवं प्रसूति की संपूर्ण चर्चा का वर्णन किया गया एवं बाल विकारों, स्तन्य दोष और स्तन्य शुद्धि का वर्णन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आचार चरक के मतानुसार क्या है, आचार चरक संहिता में शरीर स्थान में 8 अध्यायों में विभक्त किया गया है, जो निम्न प्रकार है। कतिधा पुरुषीय शारीर अध्याय, अतुल्य गोत्रीय शारीर अध्याय। अब देखिएगा खड्डिका, रुक जाइए माफ करिए, खड्डिका गर्भावक्रांति शारीर अध्याय और महती गर्भावक्रांति शारीर अध्याय, पुरुष विचय शारीर अध्याय और शरीर विचय शारीर अध्याय। और 7वां क्या है, शरीर संख्या शारीर अध्याय और 8वां क्या है, जाति सूत्री शारीर अध्याय। ये जो जितने भी अध्याय हैं शरीर अध्याय, तो ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे चरक संहिता पहला पूर्वार्ध अर्थात पूर्वार्ध में शरीर स्थान में आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब उसी प्रकार ये भी किया से पीछे रह जाते, तो दामोदर शर्मा गौड़ के अनुसार शारीर शास्त्र के विभाग क्या है, अभिनिवृत्ति शारीरम, डेवलपमेंट एनाटॉमी। उसी में 2 उनके भेद हैं, धातु भेद शारीरम कंपोनेंट एनाटॉमी और गर्भावक्रांति शारीरम एम्ब्रियोलॉजी। अब देखिएगा आगे।
आगे चलते हैं, विजय शारीरम जर्नल और ग्रॉस एनाटॉमी। अब देखिएगा अगला जो पढ़ता है अंग विभाग शारीरम टोपोलॉजी। दूसरा क्या है संख्या शारीरम सिस्टमेटिक इनम्यूरेशन। तो तीसरा क्या है अंग विनिश्चय शारीरम या मृत शोधन शारीरम प्रैक्टिकल एनाटॉमी। चौथा क्या है बैकवर्ड शारीरम डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमी। तो डिस्क्रिप्टिव जो एनाटॉमी है जो ब्रैकेट शारीरम है उसके अंदर काफ़ी पाया जाता है, 5 पाए जाते हैं। अस्थि व्यूहन शारीरम ऑस्टियोलॉजी, और संधि व्यूहन शारीरम आर्थ्रोलॉजी, और तीसरा है पेशी व्यू शारीरम मायोलॉजी, स्रोतो व्यू शारीरम ट्रैक्टोलॉजी, और पांचवा है माफ करिए 6 हैं कोष्टांग। तो पांचवा क्या है इसमें कोष्टांग व्यूहन शारीरम स्पेनो स्प्लेंचोनोलॉजी, ठीक है। और छठवां जो है उत्तमांग शारीरम न्यूरोलॉजी। अब देखिएगा आगे बात करते हैं तो क्या है मर्म शरीर में क्या है सर्जिकल और अप्लाइड एनाटॉमी। और छठवां क्या है प्रमाण शरीर मीजरमेंट अंगुली प्रमाण मतलब सोमेटोमेट्री, और अंजलि प्रमाण वॉल्यूमेट्री। और देखिए दोष ढाल मल शरीरम फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी। अब देखिए आठवां क्या है विकृति विज्ञान शरीरम, तो उसमें क्या है पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सिंपल है लेकिन आपको ऐसा नहीं इतना भी सिंपल नहीं है, आप इसको हल्के में ना लीजिएगा, बस आप देखते रहिएगा। आपको अगर एक 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 आइडिया लग जाएगा कि क्या है तो फिर थोड़ा सा आगे जब भी आएंगी चीज़ें फर्दर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको पीछे का रिवाइज होगा कि क्या था। तो अब देखिएगा आधुनिक मतानुसार शरीर के विभाग ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। आधुनिक मतानुसार हम शरीर के निम्न भागों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला ग्रॉस एनाटॉमी क्या आता है रीजनल एनाटॉमी और सिस्टमेटिक एनाटॉमी। दूसरा आता है लिविंग एनाटॉमी, तीसरा आता है एम्ब्रियोलॉजी, चौथा आता है हिस्टोलॉजी, पांचवा आता है सरफेस एनाटॉमी, छठवां आता है क्लिनिकल एनाटॉमी, सातवां आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, आठवां आता है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। तो अब देखिएगा अब जो आगे है तो मृत शरीर संशोधन। तो मृत शरीर संशोधन क्या है ये इसको देखते हैं, कैसे मृत शरीर को क्या करते थे, कैसे करते संशोधन कैसे करते थे। इस पद्धति के अंतर्गत सब संरक्षण और सब विच्छेदन दोनों का ही वर्णन किया गया है। प्राचीन एवं आधुनिक दृष्टि से दोनों ही पद्धति पर विचार किया जा रहा है। जिस सब का सब विच्छेदन किया जाता है उसको पहले सुरक्षित करना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना सुरक्षित किए दुर्गंध एवं विकृति कारण उसका सब विच्छेदन करना कठिन होगा। अब जो स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही होगी तो उसका विच्छेदन आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी कारण से उसको पहले सुरक्षित करेंगे, ठीक है, उसको दुर्गंध मुक्त करेंगे, पहले युक्त नहीं करेंगे मुक्त करेंगे। तो उसकी प्राचीन पद्धति क्या है, तो प्राचीन काल में सब संरक्षण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिनमें सिद्ध हो जाता है भारत में ही नहीं अपितु मिस्र एवं अन्य देशों में भी सब संरक्षण विधि समाज में प्रचलित थी। रामायण और महाभारत काल इस प्रमाण का पुष्टि करते हैं। आपने देखा भी होगा कि मिस्र के जो पिरामिड है वहाँ के मम्मीज बहुत फेमस हैं, तो इजिप्ट के, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं वहीं से। तो वहाँ पे भी ऐसा रहता है कि उसको संरक्षित करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे तो उन्होंने रामायण की और महाभारत की बात करी है काल की। तो देखिएगा महाराजा दशरथ के मृत शरीर को भरत के आने तक महर्षि वशिष्ठ ने तेल द्रोणी को सुरक्षित करने के आदेश दिया था। मिस्र में भी अनेक राजाओं उच्च अधिकारियों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए औषधियों के लेप में संरक्षित किया जाता है। अब सुश्रुत संहिता है, तो सुश्रुत संहिता क्या कहती है इसके ऊपर तो बात करते हैं। सुश्रुत क्या कहते हैं, सुश्रुत संहिता में शरीर के अंग प्रत्यंगों के प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने हेतु सबका संरक्षित करना तत्पश्चात सब विच्छेदन का विधान बतलाया गया है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये श्लोक आता है, ठीक है। तो अब देखिएगा तस्मात् समस्त गात्रम अविशुभहितम अदीर्घ व्याधि पीड़ितम अवर्ष सतिकम निसृष्टात् पुरुषम अवगा हत्या पगायाम निबद्धम पंजरत मुंजवलकल कुछ सड़ा दीना नाम मन्यते नाम और विष्टितांग प्रत्यंग अंग प्रत्यंग प्रकाशे देशे कोथेत सम्यक प्रकृतम चोद्यत ततो देहम सप्तरात दुशीर बालवेणु वलकल कुंज कुंज मन्यता चाहिए, हाँ कुंज मन्यता में सने वर्ष्य स्वादीनाम सर्वाने और वाहे आवंत्यर अंग प्रत्यंग विशेषा यथोक्ताम लक्ष्य चक्षुषा। तो इस प्रकार है। अब देखिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। तो क्या है, अर्थात जिस शरीर का संपूर्ण अंग प्रत्यंग अविकल हो, जिसकी मृत्यु विष से ना हुई हो,
जो मृत्यु से पूर्व दीर्घकालीन तक व्याधि से पीड़ित ना हुआ हो। तो ये एक स्पेसिफिकेशन है, अगर हम लेंगे किसी सबको तो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, जिसकी आयु 100 वर्ष की ना हो, जिसकी आंतें और मल निकाल दिया गया हो, ऐसे मृत शरीर को तेजी से ना बहने वाली नदी में बांध कर पिंजरे में रख कर मूंछ छाल को सड़ इसमें से किसी एक से अंग प्रत्यंगों को लपेट कर एकांत स्थान में सड़ावें। फिर भली भांत सड़े हुए उसी देह को नदी के किनारे बाहर निकालकर खस बाल बांस छाल की कूचियों से किसी एक कूची से 7 दिन तक धीरे धीरे घर्षण करते हुए जैसा पहले वर्णन किया गया उसी प्रकार त्वचा आदि सब बाह्य और आभ्यंतर अंग प्रत्यंग विशेषों का प्रदर्शीकरण करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अर्वाचीन मतानुसार क्या है, ठीक है, तो उसमें क्या देते हैं, तो संरक्षण से पूर्व सब चयन हेतु आचार सूत्र के नियम का पालन करना आज भी उतना ही जरूरी है, पर आज की परिस्थितियों में यह संभव नहीं है। वर्तमान समय में पोस्टमार्टम वाले सब को छोड़कर सभी प्रकार के सब हम सब संरक्षण के लिए उपयोग में लेते हैं। ग्रीष्मकालीन 12 घंटे, शीतकालीन 24 घंटे तक समय अवधि में उसका संरक्षण कर लेना चाहिए। तो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, अगर आप ऐसी नोट पॉइंट में अगर ऐसी लाइनें लिख के आएंगे तो काफ़ी नंबर अच्छे हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे प्रिजर्वेशन फ्लूइड। तो श्वेतमल 1 किलोग्राम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट 1 किलोग्राम, जल 8 लीटर, फॉर्मलिन 1 लीटर, रेक्टिफाइड स्प्रिट आवश्यकता अनुसार, ग्लिसरीन आवश्यकता अनुसार। ये तो क्वांटिटी के ऊपर है, कैसा क्या कितनी ज़रूरत है। अब देखिए, तो ये तो पहले के रहे, तो आज के क्या हैं, तो आजकल प्रायोगिक तौर पर क्या लेते हैं, फॉर्मलिन 40%, कितना 40% 5 लीटर, रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या है 1 लीटर, ग्लिसरीन कितना 1 लीटर, जल कितना 8 लीटर। तो इस प्रकार इसको करते हैं। अब बात करते हैं उपयुक्त सभी द्रव्यों को एक बड़े बर्तन में घोल बनाकर उसे छानकर एनीमा पोर्ट वाली बाल्टी में भरकर उसे किसी ऊंचे स्थान पर रख दें। तत्पश्चात स्कालपल एवं फोर्सिप की सहायता से मानव सब की कैरोटिड आर्टरी या फ्यूमरल आर्टरी के वेंट्रिकुलर इंसिजन लगाकर उसमें कैनुला लगावें। तत्पश्चात बाल्टी वाली नली लगाकर उसे धागे से बांधें। इस प्रकार 2 से 3 घंटे की प्रक्रिया में 10 से 12 लीटर द्रव मर्द शरीर में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर रखते हैं तो नीचे ग्रेविटेशन के कारण नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे, तो और क्या चीज़ है इसमें आगे, संरक्षण के लिए प्रवेश कराया गया द्रव संपूर्ण शरीर में प्रविष्ट हो गया है, इसके लिए निम्नलिखित लक्षणों की पहचान करनी चाहिए। जब फॉर्मलिन सबकी नासिका और कान से स्रवित होने लगे। अब दूसरा क्या है, पुरह कपाल एवं अंगुलियों के अंतिम परमों के अग्रभाग में स्कालपल से भेदन करने पर यदि द्रव स्रवित होने लगे तब यह समझा जाता है कि सब में प्रवाहित किया हुआ द्रव संपूर्ण शरीर में परिसंचरित हो गया है। तो ये एक वैसे हैं पता करने के लिए। अब सावधानियां क्या क्या हैं तो उसको भी देख लेते हैं। कभी कभी द्रव नाक कान गुदा आदि मार्ग से बाहर निकलने लगता है, अतः इन मार्गों में गौज से बंद कर देना चाहिए ताकि द्रव बाहर ना निकल सके। तो हम सिंपली क्या करें, कॉटन को वहाँ लगा देंगे। अब देखिएगा, प्रथम बार और भी धमनी के नीचे के भाग में द्रव पहुँच नहीं पाता, अतः आधा 1/2 द्रव शेष रहने पर नलिका को निकालकर उसी छिद्र में नीचे की तरफ प्रवेश करना चाहिए एवं धागे को पुनः बांध देना चाहिए। अब तीसरा क्या है, संरक्षण क्रिया के बाद मृत शव को एक पृथक कमरे में रखकर कमरे में 1 हफ्ते तक रख देना चाहिए। इस अवधि में द्रव शरीर की सूक्ष्म धातुओं में शोषित हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अभिरंजन पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो अभिरंजन पदार्थ कौन, सिंदूर रेड लेड, तो उसको अगर देखते हैं तो 3 ओज, जिसको ओंस भी कहते हैं, तो ओंज का एक फॉर्मूला जो रहता है, मतलब सीधे ओंस को अगर लिखते हैं तो ओजेड लिख देते हैं। मैदा स्टार्च जो होती है 12, ठीक है, वही सब होती है, और जल वाटर क्या करेंगे 15 ओंज। तो इस प्रकार है ये। अब देखिए विधि, उपरोक्त द्रव्यों को घोल तैयार कर अधिक दबाव वाले पंप में भरकर धमनी नलिका में प्रवेश कराया जाता है। प्रवेश होने पर धमनी लाल रंग की उत्पन्न उन्नत अवस्था में एवं परिपूर्ण होने के कारण एवं अन्य नलिकाओं से पृथकता प्रकट करती है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम इसका अगला पार्ट लेके आएंगे तो उसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, और प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लोग इतना अफोर्ड करते हैं तो थोड़ा सा 1 लाइक तो आपका बनता है। तो आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता, केवल एक हमें मोटिवेट मिलता है कि हमारा कोई
एक लाइक करता है तो एक यूट्यूब फैमिली है अपने लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाले समय में सबको मौका दूंगा इसमें, इस चैनल पे आने का। ये कोई चैनल ऐसा नहीं कि केवल एक अर्निंग के पर्पज़ से मैंने बनाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी कुछ है जुनून कुछ करने का और कुछ दिखाने का, तो आप भी आ सकते हैं, मेरे साथ कोलैब कर सकते हैं और मेरे चैनल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं एक लेकिन थीम मेरा यही है, कोई एक नो प्रॉफिट नो लॉस। आपका लॉस भी नहीं होना है, ठीक है, और प्रॉफिट तो होना ही है। प्रॉफिट इन द सेंस आपकी देखिए एक छवि जाएगी, एक अच्छी छवि सामने जाएगी दुनिया के सामने कि आप भी आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। आप हो सकता है आप आयुर्वेद मुझसे भी अच्छा पढ़ा सकते हो, अच्छा रिवील कर सकते हो। तो इसी के साथ कोई नहीं, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने, ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने बेल आइकन दबाने के बाद जो ऑल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है बेल आइकन दबाने के बाद, तो वो कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ठीक है, मिलता हूँ इसके नए चैप्टर में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।